हेलो स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। इस टॉपिक के 3 या 4 लेक्चर रिकॉर्ड होंगे, उसमें से आज हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि भाई रेजोनेंस क्या है। उसमें अपन ने देखा कि भाई रेजोनेंस में जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को चेंज करते हैं। ठीक है, उससे जो है वो मॉलिक्यूल की या किसी ऑर्गेनिक स्पीशीज की जो प्रॉपर्टी है उनके ऊपर उसका फर्क पड़ता है। ठीक है, ये अपन ने देखा वहां पर। ये भी देखा कि कौन कौन सी कंडीशन मॉलिक्यूल में होनी चाहिए जब हम ये कहेंगे कि वहां पर जो है वो रेजोनेंस होगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, वो भी अपन ने पढ़ा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि रेजोनेंस कैसे कैसे अप्लाई होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो चलिए देखिए आप यहाँ से सबसे पहला जो एप्लीकेशन है अपना वो है इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन हाइब्रिडाइजेशन। पहले अपन देख रहे हैं कि भाई हाइब्रिडाइजेशन पर रेजोनेंस का जो है वो क्या इफेक्ट आता है ऑन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो देखिएगा कई बार क्या होता है कि रेजोनेंस की वजह से किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए किस तरह से। जैसे मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको कराऊँ यहाँ पर। तो अगर मैंने आपसे कहा कि भाई मिथाइल एमाइल जो मॉलिक्यूल है, इसमें आप मुझे बताइए कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। तो देखो हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि HON रूल से जो फाइंड आउट करते हैं। HON का मतलब हुआ हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर रूल। ठीक है, इस रूल में अपन क्या करते हैं कि जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनकी नंबर को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि कौन कौन से ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिड है। तो वो ऑर्बिटल जो सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं और वो ऑर्बिटल जिनके पास में लोन पेयर होते हैं वो सभी की सभी ऑर्बिटल क्या होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल की नंबर गिननी है तो सिग्मा बॉन्ड की नंबर गिन लीजिए और जो लोन पेयर है उनकी नंबर गिन लीजिए, उनको आप टोटल कर दीजिए। ठीक है, तो अगर वो टोटल आता है आपका 4 तो आपका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। 2 आता है तो sp3 आता है तो sp2 और अगर 5 आता है तो sp3d। इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर अपन देखें तो नाइट्रोजन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक जो है वो कार्बन के साथ। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक इसके पास क्या है बताओ, लोन पेयर। तो आप सीधा सा कह सकते हैं कि भाई 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक लोन पेयर, 4 हो गए। 4 हो गए, इसका मतलब इसका क्या आ गया बताओ, sp3। चलिए और एग्जांपल चेक करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास में ये एग्जांपल इस तरह से है कि आपके पास में इमाइन है एक तरह से। ठीक है, इमाइन उसको बोलते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तब उसको इमाइन बोलते हैं। अब देखो आप इसके अंदर कि यहाँ पर नाइट्रोजन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 1 और 2। 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और एक इसके पास में क्या है बताओ, लोन पेयर। देखो 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, एक तो क्या है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो अपन काउंट नहीं करते क्योंकि पाई बॉन्ड किससे बनता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। ठीक है, तो हाइब्रिड कितने हुए, एक सिग्मा वाला और एक लोन पेयर वाला, तो 3 हुए। तो क्या आ गया बताओ इसका, sp2। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप इसमें देखें तो ये आपको दिख रहा होगा कि जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन साइनाइड ही है, HCl ही है। H को चाहो तो आप इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसमें आप देखिए कि नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइड्रोजन क्या आएगा बताओ, sp। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा एग्जांपल है। इसमें किसी में भी लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है। आपको मैं याद दिलाऊं कि जो लोन पेयर मल्टीपल बॉन्डेड एटम पर होता है वो चाहे तो कॉन्जुगेशन में हो वो कभी भी रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता है और यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है। ठीक है, चलो और एग्जांपल अपन देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया विनाइल एमाइन। अब देखिएगा विनाइल एमाइन में नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और ये कॉन्जुगेशन में भी है। ठीक है, तो क्या होगा देखो कि ये लोन पेयर जो यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ शिफ्ट होंगे। अब आपको बताया कि ये लोन पेयर तो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होगा। और मैं पहले कह चुका हूँ कि जो पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होगा वो हाइब्रिड में नहीं होगा, तो ये हाइब्रिड में नहीं काउंट होगा, ध्यान रखिए। तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड हुए और लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो वो हाइब्रिड में नहीं है इसका मतलब। तो इसका क्या आएगा बताओ, sp2। ठीक है, देखने में एक जैसा दिख रहा है ये, लेकिन यहाँ sp2 आएगा क्योंकि ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे।
चलिए और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये कहा आपसे कि भाई इसमें बताइए क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो आप देखिएगा यहाँ फिर से आपने कहा कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में है, और कॉन्जुगेशन में है तो क्या आएगा मतलब इसका sp2, इसका sp2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक दो और नहीं लिखा हुआ तो भी आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर एक H है। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें H को डिनोट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो वैलेंसी हुई और तीसरा क्या रहेगा बताओ H, और उसके ऊपर एक क्या रहेगा लोन पेयर। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हुए और 3 सिग्मा बॉन्ड हुए और यहाँ पर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा है, इसलिए क्या आएगा बताओ sp2। इसी तरह से देखो पायरीडीन में देखिएगा आप, ये पायरीडीन का फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ देखिएगा लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा है तो दो सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्डेड एटम पर है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कॉन्जुगेशन इसी के साथ होता है। ठीक है, पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड के साथ ही होगा, उस लोन के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे तो दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बताओ sp2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अपन और एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए अपन एनिलीन में देखें, यहाँ पर देखिए एनिलीन में, देखिएगा एनिलीन में क्या होगा कि ये लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो कॉन्जुगेशन में जा रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि दो सिग्मा बॉन्ड इधर हो गए एक इधर हो गया, तीन सिग्मा बॉन्ड हुए और लोन पेयर वहां पर कॉन्जुगेशन में चला गया, तो क्या आएगा बताओ sp2। ठीक है, इसी तरह से अपन एमाइड में देखिएगा, जैसे ये फॉर्मूला हुआ आपका एसिटामाइड का, एसिडामाइड। तो आप यहाँ भी क्या देख रहे हैं कि लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में जा रहा है। ठीक है, तो sp3 नहीं आएगा, देखने पर लग रहा होगा लेकिन इसका खास ध्यान रखेंगे आप। तो ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो ये नाइट्रोजन के पास में एक दो और तीन सिग्मा बॉन्ड हुए और लोन पेयर चला गया, इसका मतलब इसका भी क्या आएगा तो sp2 आएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और मेरे को ध्यान आ रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड गुआनिडीन। देखिएगा गुआनिडीन में, गुआनिडीन की स्ट्रक्चर ये वाली है, ये स्ट्रक्चर है गुआनिडीन की। तो देखो सॉरी CH3 नहीं है, यहाँ NH2 ही है। ठीक है, देखो इसमें इस यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है और यहाँ पर भी क्या है बताओ लोन पेयर है। तो अब आपको साफ ही दिख रहा है कि ये लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्डेड पर है वैसे भी। ठीक है, और देखा जाए तो इस नाइट्रोजन के पास में वहां पर कोई सीधा कॉन्जुगेशन भी मौजूद नहीं है। ठीक है, इनके साथ कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, इसका मतलब ये लोन पेयर का इसके साथ कॉन्जुगेशन आ रहा है तो ये लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में जाएगा। ये वाला भी कहाँ जाएगा कॉन्जुगेशन में, और ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इसका क्या आएगा बताओ sp2, इसका भी क्या आएगा sp2, और इसका देखिए दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और एक क्या है इसके पास में लोन पेयर, तो इसका भी क्या आएगा बताओ sp2। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कब तो sp2 आएगा कब sp3 आएगा, यानी कि जो हमारे पास लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, कुछ और भी एग्जांपल अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर नेगेटिव है, और एक एग्जांपल ये वाला देखिए, यहाँ पर भी नेगेटिव है। ठीक है, तो देखो कार्बन यहाँ भी नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे कार्बन को कार्ब एनायन बोलते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ये किसी भी कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा है। तो इसके बाद इस कार्बन के पास क्या हुआ, एक यहाँ पर निश्चित रूप से क्या होगा बताओ H होगा, तो एक दो तीन सिग्मा बॉन्ड हुए एक लोन पेयर हुआ, चार हो गए, इसका मतलब इसका क्या आएगा बताओ sp3। और उस कार्बन का देखो आप डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, इसका मतलब ये कॉन्जुगेशन में जाएगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा बताओ कि ये कॉन्जुगेशन में चला गया तो तीन सिग्मा बॉन्ड हुए इसके पास, तो यहाँ पर जो कार्बन का हाइड्रोजन आएगा वो क्या आएगा बताओ sp2। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कॉन्जुगेशन में जा रहा है लोन पेयर की नहीं जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अपन हाइड्रोजन काउंट करेंगे। ठीक है, तो चेंज हो जाता है रेजोनेंस की वजह से हाइड्रोजन की जो वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये था अपना पहला एप्लीकेशन। अब आते हैं अपन दूसरे एप्लीकेशन पर। ऐसे सेट कर देता हूँ। अब देखिएगा दूसरा एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन अपना है इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन बॉन्ड लेंथ, ऑन बॉन्ड लेंथ। ठीक है, देखिएगा बॉन्ड लेंथ पर क्या इफेक्ट आता है रेजोनेंस का। ठीक है, इसको सिंपल एग्जांपल से अपन समझते हुए चलते हैं। देखिएगा
जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल हुआ हमारा 1,3 ब्यूटा डाइईन का मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। अब इसमें मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया कि यहाँ पर मैंने कह दिया कि भाई ये कार्बन और कार्बन के बीच की डिस्टेंस जो है वो x है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है बताओ, y है, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे कि भाई x और y में क्या रिलेशन है, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको एक और क्वेश्चन किया कि भाई बेंजीन में है, बेंजीन में इन दोनों कार्बन के बीच की लेंथ x मान ली, इनकी लेंथ मैंने y मान ली और पूछ लिया कि भाई x और y में क्या रिलेशन है, क्या ये बराबर है, क्या या कौन छोटा है कौन बड़ा है, वो आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर नहीं देंगे, पहले ये देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि कहीं इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस तो नहीं है, और अगर उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है तो आप 3 स्टेप में चलेंगे। पहली बात तो उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना लीजिए और वो बनाने के बाद में आप क्या करें, उनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए और स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उसके बाद आप बॉन्ड लेंथ देखिए। क्यों? क्योंकि सभी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी में बराबर का कंट्रीब्यूशन नहीं देती हैं। वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो ज्यादा स्टेबल होती है वो स्टेबिलिटी में जो है वो सबसे ज्यादा का जो है वो कंट्रीब्यूशन देती है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि ये एक तो ये स्ट्रक्चर हुई और इसकी दूसरी अपन बनाएंगे। तो देखो मैंने 3 स्टेप बताए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पहला स्टेप क्या करना है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिए, ड्रा ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, सबसे पहले सभी स्ट्रक्चर्स को बना लीजिए। दूसरा दूसरा उनको क्या करिए, अरेंज कर दीजिए स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, उनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, ठीक है। ये करने के बाद में उसके बाद में जो है वो आप बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखेंगे, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि जिसका पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा होगा स्टेबिलिटी में, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अपन वहां पर आंसर देंगे, ठीक है। चलिए आप देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए इसकी मैं बना रहा हूँ, तो इसकी एक सेक्टर तो यह हो गई, दूसरी सेक्टर में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये वाले जो है वो यहाँ शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव और यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आ गया प्लस, डबल बॉन्ड CH और इस पे क्या आ गया नेगेटिव। तो ये एक स्ट्रक्चर हुई और ये 2 स्ट्रक्चर हुई, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा आप। जैसे मान लीजिए इस स्ट्रक्चर में अपन देखें तो यहाँ पर जो है वो ये लेंथ है y और इस वाले में देखें तो यहाँ y जो है वो डबल बॉन्ड में आ रही है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी देखिए पहले, हम इसकी पहले क्या देखेंगे अपन, इसकी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी देखें तो आपको बताया कि वो तो चार्ज है और ये क्या बताओ नॉन चार्ज है। तो मैंने कहा था आपसे कि नॉन चार्ज की स्टेबिलिटी जो है वो चार्ज से क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी। इसका मतलब स्टेबिलिटी देखें तो एक की ज्यादा है किससे बताओ, 2 से। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब हाइब्रिड जो बनेगा उसमें इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो y है वो सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में ज्यादा रहेगा, मतलब सी सी के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में ज्यादा रहेगा और डबल बॉन्ड की फॉर्म में क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। इसका मतलब इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। अगर आपको पता हो तो दोनों यहाँ पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम की फॉर्म में रहती है और आपको बताया कि ये स्टेबल ज्यादा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम इसकी तरफ ज्यादा रहेगा, है ना। तो आपके पास में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मतलब ये होगा कि ये वाला उसमें ज्यादा क्वांटिटी में है और वो कम क्वांटिटी में है, तो आंसर आपका इसके अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ से सिंगल बॉन्ड ज्यादा है, इसका मतलब ये होगा कि ये बॉन्ड जो है वो बड़ा होगा और ये क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कम रहता है और वहां पर सिंगल बॉन्ड क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि x से बड़ा है क्या बताओ, y, x छोटा है और y क्या है, बड़ा है, ठीक है। दूसरे एग्जांपल में देखिए बेंजीन वाले में, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। बेंजीन वाले एग्जांपल में देखिए ये मैंने बेंजीन की एक स्ट्रक्चर बनाई। अब आपको बताया कि यहाँ पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर इसकी दूसरी स्ट्रक्चर बनेगी, वो देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या होगा बताओ, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाले यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो दूसरी स्ट्रक्चर इसकी आ जाएगी, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि दोनों स्ट्रक्चर, अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी चलो बना लेते हैं अपन, तो हाइब्रिड जो है वो इससे अपन बनाएंगे। तो आप देखोगे कि दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, ठीक है। और उसके मतलब स्टेबिलिटी के अंदर जितना कंट्रीब्यूशन इसका है उतना ही कंट्रीब्यूशन इसका है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, भाई स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी जो है वो दोनों की सेम है,
स्टेबिलिटी 1 इज इक्वल टू क्या है बताओ, 2 है। ठीक है, इसका मतलब हर जगह पर जितना सिंगल बॉन्ड है उतना ही क्या है बताओ, डबल बॉन्ड है। हर जगह पर ऐसा ही है। इसका मतलब हर जगह पर क्या है बताओ, पार्शियल डबल बॉन्ड है। हर जगह पर क्या है बताओ, पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड हर जगह पर ही है, इक्वली है। इसका मतलब जो लेंथ है वो भी क्या आएगी, बराबर। इसको मैंने x लिखा, इसको y लिखा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि भाई x इज इक्वल टू क्या आएगा, y। तो इसको आप खास ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये मैंने दो एग्जांपल आपको करके बताया कि भाई बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो है वो किस तरह से करते हैं। कुछ और एग्जांपल अच्छे अच्छे हम याद कर लेते हैं। चलो ठीक है। मान लीजिए आपके पास में ये एक आयन दिया हुआ है, ये है एसीटेट आयन। आप देखिएगा कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव। इसकी स्ट्रक्चर बना लीजिए। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगी इसकी, कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये वाले यहाँ शिफ्ट होंगे। और ये इसकी दूसरी स्ट्रक्चर आ गई, नेगेटिव इधर क्या आ जाएगा आपका, डबल बॉन्ड। अब इसमें देखिएगा, और इसकी अगर हाइब्रिड बनाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पर पीरियडिक रेजोनेंस है, पहले ये अपन पढ़ चुके हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है, कभी यहाँ आता है, कभी यहाँ आता है, ऐसे जब करता रहता है ये। ठीक है, तो क्या होगा कि हाइब्रिड जब बनाएंगे तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। एक्चुअल में माइनस हाफ इधर रहता है, माइनस हाफ उधर रहता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये इसकी स्ट्रक्चर बनी ये वाली, माइनस हाफ, और इसके ऊपर भी क्या रहेगा बताओ, माइनस हाफ। ठीक है, तो आधा आधा बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड जैसा है वैसा ये है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने इसको x लिखा, इसको y लिखा, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करूं पहले मैं आपसे, तो स्टेबिलिटी बराबर है। स्टेबिलिटी क्या है बताओ, बराबर है। और जब स्टेबिलिटी बराबर होगी तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, यहाँ पर y आएगा। क्लियर हो गया सबको। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। चलो इसी तरह का एक एग्जाम्पल अपन और करते हैं। ये है एसिडिक एसिड। अब इसमें देखिए ऑक्सीजन पर यहाँ पर दो लोन पेयर मौजूद है, तो कॉन्जुगेशन है यहाँ पर। तो कॉन्जुगेशन है, इसका मतलब इसमें रेजोनेंस होगा। ये मैंने कह दिया कि भाई एक्स का हो गया, क्या कर दिया, वाई है। तो मैं जैसे कहा कि जब भी आपको देखिए कि वहां पर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस होने वाला है, तो आप कभी भी डायरेक्ट जवाब नहीं देंगे, ऐसे देखकर जवाब कभी नहीं देंगे। पहले इसकी क्या बनाएंगे बताओ, स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो क्या होगा देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट होंगे और ये वाले यहाँ शिफ्ट होंगे। और इसकी तो दूसरी स्ट्रक्चर बनकर आ रही है, वो ये है कि यहाँ पर ये ऊपर शिफ्ट होंगे, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड OH, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि शेयरिंग में दोनों इसी ने दिया है। अब आप देखिएगा ध्यान से कि एक स्ट्रक्चर ये वाली होगी, एक ये होगी। अब आप बताओ कौन सी ज्यादा स्टेबल है। तो अपन कॉन्सेप्ट सारे अपन पहले ही सीख चुके हैं कि यहाँ पर ये तो चार्ज नहीं है और वो क्या है बताओ, चार्ज है। और वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पर जो वो बॉन्ड के नंबर तो शायद मेरे हिसाब से बराबर ही आएगी, चार्ज और अनचार्ज से यहाँ पर देखेंगे। और वहां पर चार्ज का सेपरेशन भी है। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें कि एक की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा किससे बताओ, दो से। अब एक की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि सी और ओ के बीच में सिंगल बॉन्ड यहाँ पर ज्यादा है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ये चीज ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अपन इजीली कह सकते हैं कि वाई जो ज्यादा हुआ किससे बताओ, एक्स से। ठीक है, चलो एक अच्छा एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन, जो जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपन वहां पर सीख लेंगे। तो देखिएगा, देखिएगा, अब देखिए इस सेक्शन में मैं सभी को नाम देता हूँ, सभी CO बॉन्ड को अलग अलग नाम देता हूँ। यहाँ से इस CO बॉन्ड की लेंथ को मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, इस CO को मैं मान लेता हूँ
चलो एक्स वाई जेड क्या ए बी सी मान लीजिए, चलो आप इसको अब मैंने मान लिया ए, ठीक है। ये सीओ की लेंथ है, इसको मैंने मान लिया यहाँ पर बी, ठीक है। और ये वाली जो लेंथ है इसको मैंने मान लिया सी, इस वाली को मैंने मान लिया है यहाँ पर डी, ठीक है। ये वाली हो गई ई और ये हो गई एफ, ठीक है। तो सारी ही आप देख रहे हो कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है उसकी लेंथ है सभी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि भाई इसमें जो है वो ऑर्डर क्या आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि यहाँ पर जो सी ओ बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड के कैरेक्टर होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पर दो क्या है बताओ, लोन पेयर है, ठीक है। देखो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है उसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए कि अगर कहीं पर पार्शियल सिंगल बॉन्ड है तो वो सबसे बड़ा होगा। उसके बाद में क्या आएगा बताओ, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में क्या आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड, उससे छोटा क्या आएगा फिर डबल बॉन्ड, उससे छोटा क्या आएगा पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, और सबसे छोटा क्या आएगा बताओ यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। तो उस ऑर्डर को भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। पार्शियल सिंगल बॉन्ड ये हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है, आपको पता हो तो, ठीक है। और ये सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड उससे छोटा, उसके बाद में पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड उससे छोटा, और ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा, ठीक है। उस ऑर्डर को भी आप ध्यान रखिए, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, इसका मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेशन होने वाला है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट होंगे और ये वाले यहाँ शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो पहले ये देख लीजिए कहाँ कहाँ कॉन्जुगेशन है, यहाँ भी कॉन्जुगेशन है और देखो उधर भी कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है बताओ, कॉन्जुगेशन है, ठीक है। अब एक चीज पता होगी आपको कि वहां पर तो पीरियोडिक है, वहां पर तो क्या है बताओ पीरियोडिक, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तो बिल्कुल इक्वल होने वाले हैं, ये और ये बॉन्ड क्या होने वाले हैं बताओ इक्वल, क्योंकि वहां पर क्या है बताओ पीरियोडिक रेजोनेंस। अगर मैं इसको जब दिखा दूं इस तरह से अलग से, तो आप देखेंगे कि ओ इसके ऊपर क्या आ जाएगा माइनस हाफ, उस पर क्या आ जाएगा बताओ माइनस हाफ, और यहाँ पर तो ये कंडीशन होने वाली है, इस जगह तो ये वाली कंडीशन होने वाली है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ई और एफ जो है वो तो बराबर लेंथ के होंगे, ई और एफ क्या होंगे बराबर लेंथ के होंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आप कह सकते हो ए और बी की जहां पर बात करें, तो या इसकी जब स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बनाई, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। और दूसरी जो बनेगी वो तो क्या बनेगी बताओ चार्ज बनेगी, यहाँ प्लस आएगा उधर क्या आएगा बताओ माइनस आएगा, तो वो तो चार्ज बनेगी, तो उससे स्टेबल तो ये वाली है। तो आप साफ कह सकते हो कि ए जो है वो ज्यादा हुआ किससे बताओ बी से, एक ज्यादा हुआ किससे बी से, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, इस वाले के अंदर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और किसी तरह का कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। तो ये तो प्योर सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। चलो और यहाँ पर देखेंगे तो प्योर क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो अब आप देखोगे प्योर डबल बॉन्ड है वो सबसे छोटा होने वाला है, क्योंकि वहां पर भी पार्शियल है, यहाँ पर भी क्या है बताओ एक तरह से पार्शियल है, ठीक है। और यहाँ पर प्योर डबल बॉन्ड है, सबसे छोटा कौन होगा बताओ प्योर डबल बॉन्ड। अब सबसे बड़ा कौन होगा, तो प्योर सिंगल बॉन्ड, ये क्या होगा सबसे बड़ा। तो देखिएगा मैं बताता हूँ आपको, सबसे बड़ा तो हो गया कौन बताओ सी, सी की लेंथ क्या होगी, सी और लेंथ सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद में सबसे कम किसकी होगी, तो वो आपको पता लग गया कि बताओ क्या है डी। अब बीच का ऑर्डर अपन लिखते हैं, ठीक है। तो अब अपन को चेक क्या करना है, चेक ये करना है कि ई और एफ में, ई और एफ आप सबको मालूम है कि ई और एफ क्या है बताओ बिल्कुल बराबर है, ई और एफ क्या है बिल्कुल बराबर है, क्योंकि पार्शियल सिंगल बॉन्ड के रेटर दोनों में ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ई और एफ सब में बराबर है। अब अपन को ये देखना है कि बी का क्या है, बी और ई और एफ में क्या रिलेशन है। अब होता है कि ए तो बड़ा है बी से, ए तो क्या है बड़ा, ए ए जो है वो इससे भी बड़ा है उससे भी क्या है बताओ बड़ा है, क्यों, क्योंकि इसमें तो पार्शियल सिंगल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर उतने नहीं है जितने उसमें है, ठीक है। पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर उतने नहीं है जितने उसमें है, तो वो छोटा होगा उसमें ज्यादा कैरेक्टर है। तो आप देखिएगा ए, इसके बाद में क्या आ गया ए। अब अपन को चेक ये करना है कि ई और एफ वो दोनों तो बराबर है, ठीक है, लेकिन वो दोनों बी से छोटे हैं या बी से बड़े हैं। तो आप साफ साफ देखिए यहाँ पर इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड तो ये बना हुआ ही है, ठीक है। पार्शियल डबल कैरेक्टर आएंगे लेकिन उतने थोड़े ना आएंगे जितने उसमें आए थे, उतने नहीं आएंगे। इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड के कैरेक्टर क्या रहेंगे ज्यादा, और पार्शियल डबल बॉन्ड के क्या रहेंगे कम रहेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। वो जो दूसरी इसमें पार्शियल बनता है वो तो कम स्टेबल है, तो इसमें इसका मतलब ये बॉन्ड क्या होने वाला है छोटा होने वाला है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू एफ, इनसे भी छोटा क्या होगा बताओ डी, और डी क्या होगा सबसे छोटा। तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट अपने पास में आ गए। एक बार फिर से रिवाइज कर दूं मैं, ये बिल्कुल प्योर सिंगल बॉन्ड था सबसे बड़ा, ठीक है। प्योर डबल बॉन्ड सबसे छोटा,
ठीक है। अब बाकी सारे क्या हैं बताओ, पार्शियल। ठीक है, अब सुनो आप ध्यान से, इन इन दोनों का तो किस्सा खत्म। अब इनकी बात करते हैं अपन। ए की बात करूं सबसे पहले, तो ए में पार्शियल सिंगल सिंगल बॉन्ड के क्रिएटर ज्यादा है किससे बताओ, डबल बॉन्ड से। और इन दोनों में डबल बॉन्ड के क्रिएटर ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ए बड़ा होने वाला है, तो ए भी आ गया। अब इन दोनों में मैंने कंपेयर किया, ठीक है, तो उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड के क्रिएटर ज्यादा है, और इसमें डबल बॉन्ड के क्रिएटर क्या है बताओ, ज्यादा है। इसका मतलब डबल बॉन्ड के क्रिएटर ज्यादा है तो डबल बॉन्ड क्या होगा, छोटा होगा, तो इसका मतलब बी छोटा होगा किससे बताओ, ई और एफ से। ऐसे अपन सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। चलिएगा, तो दूसरा एप्लीकेशन हमने पढ़ा, अब अपन चलेंगे तीसरे एप्लीकेशन की तरफ। एक एग्जांपल मुझे यहाँ पर और ध्यान आ रहा है, जो कि 12th क्लास में पहले ही चैप्टर में आपको काम आएगा, एल्काइल हैलाइड वाले में। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ये कह दूं कि भाई एक तो है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, और एक है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। तो देखिएगा, यहाँ भी सीसीएल बॉन्ड है और यहाँ भी क्या है बताओ, सीसीएल बॉन्ड है। आप सभी को मालूम है कि क्लोरीन पर कितने लोन पेयर हैं, 3। उधर पे कितने लोन पेयर हैं बताओ, 3। ठीक है, चलिए 3 3 लोन पेयर हैं। अब देखिएगा यहाँ पर तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये तो हो गया प्योर सिंगल बॉन्ड। ये वाला क्या हो गया बताओ, प्योर सिंगल बॉन्ड। ये तो हो गया मेरा प्योर सिंगल बॉन्ड। और ये देखो क्या हो गया, इसमें आपको होता है कि ये जो है वो, इसमें डबल बॉन्ड के क्रिएटर आएंगे क्योंकि रेजोनेंस यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बताओ, पार्शियल डबल बॉन्ड। ये क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड। ये हो गया मेरा पार्शियल डबल बॉन्ड। तो आप देखेंगे, तो ये तो हो गया एक्स, और ये क्या हो गया बताओ, वाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप साफ ही दिख रहा है कि एक्स जो है वो ज्यादा हो किससे बताओ, वाई से। ऐसे आप बिल्कुल इजीली आंसर दे सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। चलो अपन आगे बात करेंगे, तीसरे एप्लीकेशन पे चलेंगे। और तीसरा एप्लीकेशन है यहाँ पर कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, इसको पढ़ेंगे। तो हमने मेजोमेरिक इफेक्ट वहां पर पढ़ा था, और उसी के बेस पे बताएंगे अपन यहाँ पर कि भाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव नेचर जो है वो किस तरह से होती है। ठीक है, देखिएगा तीसरा एप्लीकेशन चल रहा है अपना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ये टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बेंजीन और बेंजीन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, उनकी जो टिपिकल रिएक्शन है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, क्यों होती हैं एक बार देखिएगा। ये बेंजीन है, सभी को मालूम है कि भाई बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड वहां पर है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जहां पर पाई बॉन्ड है वहां पर अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड आपको पता है कि वीक होते हैं। वीक क्यों होते हैं, क्योंकि लेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं। लेटरल ओवरलैपिंग में क्या होता है कि एक तो ओवरलैपिंग कम होती है, दूसरा कि दोनों एटम जो जिनके ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे होते हैं उनके न्यूक्लियस बिल्कुल सीध में होते हैं। उनके मतलब न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम रहती है। क्यों, क्योंकि पाई की डेंसिटी दोनों तरफ रहती है एक्सिस के, तो दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब पाई बॉन्ड बनने से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप देखिएगा, मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको कि जैसे मान लो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये क्या करेंगे कि इस तरह से इनके जो ऑर्बिटल्स है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो यहाँ से लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे। तो आप देखेंगे कि दोनों के जो न्यूक्लियस है, जैसे इसका न्यूक्लियस यहाँ रहा होगा, इसका न्यूक्लियस यहाँ रहा होगा, तो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो ये पाई बॉन्ड जो वो टूटने की नेचर रखेगा, और लेटरल से ओवरलैपिंग भी कम होगी। ठीक है, इसीलिए पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो पाई बॉन्ड जो है, जहां पर भी पाई बॉन्ड है उसको अपन कहेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यूं कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच साइट है। क्या कहेंगे उसको अपन, इलेक्ट्रॉन रिच साइट है। तो इलेक्ट्रॉन रिच साइट है, इसका मतलब वहां पर कौन अटैक करेगा बताओ, इलेक्ट्रोफाइल। वहां पर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो बेंजीन और बेंजीन के कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर पहले अटैक करता है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करें, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, फिर ये करता क्या है, सब्स्टिट्यूशन करता है। क्या करता है ये, सब्स्टिट्यूशन। क्यों करता है, देखो आप जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ जाए और ये बॉन्ड टूट जाए। जैसे मान लो आप एक बार सोचो कि भाई इसमें एडिशन क्यों नहीं होता। ठीक है, तो अगर मान लो एडिशन होता है,
और ये बॉन्ड यहाँ से मैं तोड़ ही दूं, तो आप क्या देखेंगे, इसके अंदर जो कंप्लीट कॉन्जुगेशन था, जो इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर थे, वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक कैरेक्टर से क्या होती है, स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि कंप्लीट कॉन्जुगेशन जब होता है तो एक रेजोनेंस एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है, और वो रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होती है तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, कम, और एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि रेजोनेंस से एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, और उसके लिए यहाँ पर क्या चाहिए बताओ, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, उससे एक एरोमेटिक कैरेक्टर इसमें आता है, उससे भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो एरोमेटिसिटी गायब हो जाएगी अगर यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हो जाए। तो होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल आता है और कहीं ना कहीं से एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाता है और खुद वहां पर जुड़ता है, तो ये रिप्लेस करता है ना, मैकेनिज्म के टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर अपन देखेंगे। तो ये करता है कि रिप्लेस करता है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो इनकी टिपिकल रिएक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल आता है और यहाँ पर बेंजीन से किसी ना किसी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है, तो इनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये इनकी टिपिकल रिएक्शंस है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई ग्रुप यहाँ जुड़ा हो, क्या हो बताओ, यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा है वो बेंजीन की कौन सी पोजीशन पर अटैक करे। ठीक है, तो आप देखिएगा कौन सी पोजीशन पर अटैक करे, तो जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पोजीशन पे वो अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसी के बेस पे हम बात कर रहे हैं कि भाई एक तरह के तो ग्रुप क्या हो जाएंगे बताओ, अपने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और दूसरे क्या हो जाएंगे बताओ, मेटा डायरेक्टिंग। उनको भी अपन आगे पढ़ लेंगे। दूसरे क्या हो जाएंगे बताओ, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो आप देखिए कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाकर रखते हैं। ठीक है, जो कि प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ऑर्थो पैरा पर कम करके रखते हैं, तो मेटा पर उनकी रेस्पेक्ट में ज्यादा रहती है। ठीक है, तो तब वो इलेक्ट्रोफाइल जो हो मेटा पर अटैक करता है। तो जो ग्रुप इसको इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पर आने के लिए डायरेक्ट करते हैं वो तो हो गए मेटा डायरेक्टिंग, और जो इस ग्रुप को ऑर्थो पैरा पर आने के लिए डायरेक्ट करते हैं वो हो गए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं अपन इसको समझते हैं। देखिएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाले जो ग्रुप है वो होते हैं अपने प्लस एम ग्रुप। ये कौन से वाले होते हैं, प्लस एम ग्रुप, इनकी अपन बात करते हैं। चलिए देखिएगा, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये मैंने लिया कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे मैंने ले लिया फिनोल। तो फिनोल में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है। ठीक है, अब आपको बताया कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। ठीक है, कंप्लीटली शिफ्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में। ठीक है, इसलिए ये बाकी के इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो देखिए आप ध्यान से, एक तो ये यहाँ पर आएंगे और ये वाले यहाँ पर। ठीक है, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं चीजें। तो ये इधर आया नेगेटिव चार्ज और OH इधर आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये आ गया। ठीक है, अब एक नया कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, तो अगली बार क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये वाले जो है वो यहाँ शिफ्ट होंगे। ठीक है, शिफ्टिंग अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इधर से इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। तो ये वाले बॉन्ड टू एटम और ये बॉन्ड टू एटम टू बॉन्ड। देखिएगा अगली बार जो है वो चार्ज आ जाएगा पैरा पोजिशन पर, और ये स्ट्रक्चर आएगी इस तरह से। अगली बार देखेंगे तो ये चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये स्ट्रक्चर आ जाएगी इस तरह से, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाले यहाँ आ जाएंगे, पाई बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ आ जाएगा। और अगली बार क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये वाले यहाँ। अब आप देखिए इसके अंदर कि इस ग्रुप की वजह से बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है, जो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है वो मेटा पर अटैक करने के बजाय कहाँ करेगा, ऑर्थो और पैरा पर अटैक करेगा, क्योंकि इसने ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा के रखा हुआ है। ठीक है,
तो ऐसे ग्रुप जो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रोनेसिटी बढ़ाते हैं उन ग्रुप्स को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर। डायरेक्ट किसको कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल को, कहाँ अटैक करने के लिए, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर। ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को, ठीक है, ये बहुत काम आएगी। इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएजेंट है उसको ऑर्थो पैरा पर अटैक करने के लिए डायरेक्ट कर रही है। कैसे कर रहे हैं कि रेजोनेंस की वजह से इन्होंने वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाकर रखा हुआ है, ठीक है, और इसीलिए अपन इसको बोलेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। चलिए, तो सारे प्लस एम वाले जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये कौन कौन से ग्रुप हैं, हम पहले ही इनके बारे में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से अपन देख लेते हैं कि भाई ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से हैं। तो प्लस एम वाले सारे ही ग्रुप हैं, और प्लस एम वाले कौन कौन से हैं, प्लस एम वाले एग्जाम्पल इसके लिए अपन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के एग्जाम्पल ले तो कौन कौन से आएंगे, ऑल प्लस एम ग्रुप्स, ऑल प्लस एम ग्रुप्स। और मैं याद दिला दूं कि प्लस एम ग्रुप कौन कौन से हैं। तो एक तो ये हो गया कि ऑल नेगेटिव चार्ज ग्रुप्स, ऑल नेगेटिव चार्ज ग्रुप्स, मतलब जो ग्रुप जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उनका प्लस एम इफेक्ट ही होता है। दूसरा, ऑल ग्रुप्स हैविंग लोन पेयर्स, ऑल ग्रुप हैविंग लोन पेयर, जिन जिन ग्रुप के पास में क्या है बताओ, लोन पेयर है, उनका भी क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट होता है। चलिए अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैं कह दूं कि भाई इसका कौन सा इफेक्ट होगा, तो आप कहेंगे सर प्लस एम होगा। NH2 माइनस कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम होगा, ठीक है। लोन पेयर वाले लीजिए, OH कौन सा होगा, प्लस एम, NH2 प्लस एम, हेलोजेंस तीन तीन लोन पेयर यहाँ पर है, प्लस एम, थायो अल्कोहल जो होते हैं क्या हो गया, प्लस एम, ठीक है। जहां पर भी आपको मतलब लोन पेयर दिखे, ईथर तो क्या होगा बताओ, प्लस एम, इस तरह से थायो ईथर तो क्या होगा इसका भी प्लस एम, ठीक है। तो जिन जिन ग्रुप्स के पास में लोन पेयर वहां पर मौजूद है तो उन सभी ग्रुप्स का क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट होगा, और वो सारे जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। चलिए ठीक है, अब देखिए आगे एक चीज और मैं आपको साफ बता दूं यहाँ पर कि बेंजीन पर अगर एल्काइल ग्रुप भी है, बेंजीन पर क्या है बताओ, एल्काइल ग्रुप, तो वहां पर वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, क्यों, क्योंकि इनका जो इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है, प्लस एच, कौन सा इनका, प्लस एच, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये क्या करते, ये भी क्या करते हैं, ऑर्थो पैरा पर डेंसिटी बढ़ा चुके हैं सकते हैं, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये वाला है, इसको भी आप ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए ये वाला है कि जैसे मान लो मैंने कोई भी ग्रुप दे दिया, जैसे CCl3 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये प्लस एम नहीं है, ठीक है, सॉरी प्लस एच नहीं है, अब ये इसका ग्रुप कौन सा बताओ, माइनस एच, ठीक है। तो माइनस एच वाले का इफेक्ट क्या आएगा बताओ, मेटा डायरेक्टिंग होगा, और प्लस एच वाले का क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो एल्काइल ग्रुप यहाँ पर है जिनके पास यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो समझिएगा कि वहां पर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और अगर इस तरह से हेलोजन्स जुड़े हुए हैं तो फिर ये हो गए मेटा डायरेक्टिंग। अभी आगे अपन बात कर लेते हैं। चलिए, तो ये देखा गया आपने कि भाई कौन कौन से ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। अब ऑर्थो इसके बारे में एक चीज और देख लीजिएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को अपन एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी बोलते हैं, इनको और क्या बोलते हैं अपन, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। क्यों बोलते हैं देखिएगा, ये बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं इलेक्ट्रोफाइल के लिए प्योर बेंजीन के बजाय। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि भाई मेरे पास यहाँ पर एनिलीन है और एक ये बेंजीन है, एक तो ये है एनिलीन और इसमें क्या है, ये बेंजीन, एनिलीन और बेंजीन। तो अब देखिए आप इसमें मैं कहूँ कि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है, अटैक करना है, ठीक है। तो आप कौन से पे इजीली अटैक करेगा, तो आप देखेंगे तो एनिलीन में लोन पेयर है तो वो बेंजीन रिंग में आएंगे, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रोडेंसिटी एक तरह से बढ़ रही है बेंजीन में, ठीक है, और यहाँ पर जितनी है उतनी है, ठीक है। अब इसमें इसके बजाय वहां पर बढ़ रही है, इसका मतलब उसके ऊपर जल्दी अटैक करेगा, इसका मतलब इस ग्रुप ने क्या किया, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट किया इसके अटैक के लिए। तो ऐसे ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। वो ग्रुप जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक्टिविटी प्योर बेंजीन की रेस्पेक्ट में बढ़ा देते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। तो जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, एक को छोड़कर, ठीक है, उसको भी अपन यही चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा हेलोजन्स जो है, देखिएगा ध्यान से, हेलोजन्स, अब देखिएगा हेलोजन में आप देखेंगे ना, तो
ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है। क्यों? क्योंकि मेटा के रेस्पेक्ट में तो ऑर्थो पैरा पर डेंसिटी ये भी बढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो माइनस आई इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट हो, माइनस आई, वो ज्यादा इफेक्टिव है किससे, इसके प्लस एम इफेक्ट से। प्लस एम में तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस एम में तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, और माइनस आई में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। लेकिन इसका माइनस आई इफेक्ट हेलोजेंस का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव है किससे, इनसे, प्लस एम से। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करने के बजाय डीएक्टिवेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन उधर खींच रहा है, इसका मतलब ये डेंसिटी कम करेगा, और डेंसिटी कम करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है वो आसान नहीं होगा फिर, ठीक है। तो ये डीएक्टिवेट करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग। लेकिन ये ग्रुप क्या है बताओ, डीएक्टिवेटिंग है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, लेकिन क्या है, ये डीएक्टिवेटिंग है, ये डीएक्टिवेट करता है, इसका भी आप अलग से खास ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात कर लें, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। दूसरी जगह अपने ग्रुप है वो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तीसरी एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पर डायरेक्टिंग नेचर, और इसका दूसरा पार्ट है यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो देखिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में देखिएगा, जो माइनस एम इफेक्ट वाले जो भी फंक्शनल ग्रुप है, माइनस एम इफेक्ट वाले कौन कौन से हैं, देखिएगा मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जिनके जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, जिन जिन ग्रुप्स के अंदर पाई बॉन्ड मौजूद है, इनको कहते हैं कि अनसैचुरेट बॉन्ड मौजूद है, वो सारे के सारे क्या है बताओ, माइनस एम वाले हैं, ठीक है। ये अपन पहली बात कर चुके हैं, ठीक है। और किस तरह से ये मेटा डायरेक्टिंग है उसको आप एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई लेता हूँ ग्रुप, जैसे मैंने ले लिया ये नाइट्रोबेंजीन, ये मैंने एक कंपाउंड लिया नाइट्रोबेंजीन। अब देखिए नाइट्रोबेंजीन में कॉन्जुगेशन दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इस कॉन्जुगेशन में एक डबल बॉन्ड से दूसरे की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे रेजोनेंस की वजह से। तो क्या होगा, उधर जाएंगे, क्योंकि उधर क्या है बताओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आने के बजाय उधर से उधर जाएंगे, ठीक है। ये प्लस एम का काम करेगा और वो माइनस एम का काम करेगा। तो देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये वाले जो है वो यहाँ शिफ्ट होंगे, और स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो नई स्ट्रक्चर में क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड एन, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब देखिएगा आगे का कॉन्जुगेशन आप देख पा रहे हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, उधर कमी है तो उधर ही शिफ्ट होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो प्लस यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है इस तरह से बन जाएंगे, एन माइनस ओ। अगली बार देखो नया कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और ऐसी कंडीशन में पैरा पर आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी ऑर्थो पे आ जाएगा इस बार पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से, ठीक है। और अगली बार क्या होगा कि अगली बार जो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे वापस से, ठीक है, यहाँ प्लस आएगा और वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होगा कि अगली जो स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर्स में देखिए आप ऑर्थो पैरा पर डेंसिटी कम कर दी है, इस ग्रुप ने रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम कर दिया है। कम कर दिया इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो पैरा पर अटैक नहीं करेगा, मेटा पर कम नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। उधर ऑर्थो पैरा पर बढ़ा दिया था, यहाँ पर किसी पे बढ़ाया नहीं है, यहाँ पर कम किया है, किस पे बताओ, ऑर्थो पैरा पर ही कम किया है, ठीक है। तो मेटा पर कम नहीं किया, इसका मतलब ऑर्थो पैरा के रेस्पेक्ट में मेटा पर क्या रहेगी, ज्यादा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा बताओ, मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा, ठीक है। और इसीलिए हम इनको बोलेंगे भाई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये डायरेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर अटैक करने के लिए, ठीक है। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। अच्छा इनको अपन बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अभी अपन देखा कि वो तो एक्टिवेट कर रहा था, और ये क्या कर रहे हैं, डीएक्टिवेट। क्यों? क्योंकि प्योर बेंजीन की रेस्पेक्ट में आप देखिएगा, ये तो हुई अपनी प्योर बेंजीन,
यहाँ कम से कम इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने ही हैं, कोई कम नहीं कर रहा है। और यहाँ देखेंगे आप तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, ठीक है, इसका मतलब डेंसिटी कम होगी। तो कम होगी तो प्योर बेंजीन की रेस्पेक्ट में बेंजीन रिंग क्या होगी, डीएक्टिवेट होगी। किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए। तो इसका मतलब ये ग्रुप ग्रुप जो है ना ऑर्थो मेटा वाले, इनको अपन क्या बोलेंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। क्या बोलेंगे इनको अपन, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो माइनस एम इफेक्ट वाले जितने भी ग्रुप है उनको अपन यहाँ पर कहेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्यों, क्योंकि ये बेंजीन की एक्टिविटी, बेंजीन रिंग की एक्टिविटी प्योर बेंजीन के रिस्पेक्ट में कम कर देते हैं, ठीक है, इसलिए इनको बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। तो ये अपने पढ़ा डाइटिंग नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये बहुत ही खास टॉपिक है, बहुत सारी रिएक्शंस में आप इसका यूज करेंगे वहां पर। अपन चलते हैं एप्लीकेशन नंबर 4 की तरफ। एप्लीकेशन नंबर 4, तो देखिएगा ये पढ़ते हैं अपन बेसिक स्ट्रेंथ। अगला एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं अपन बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब रेजोनेंस वगैरह का जो इफेक्ट इसके ऊपर अपन देख रहे हैं। ध्यान देखिए, बेस क्या होते हैं, बेस, ठीक है। तो 3 थ्योरी है बेस के लिए, पहले उसको समझिए। बेस के लिए अपने पास में 3 थ्योरी है, एसिड बेस के लिए 3 थ्योरी है, ठीक है। फिलहाल अपन बेस की ही बात कर लेते हैं। तो एक तो वो बेस हो गए, अपन अगर थ्योरी की बात करें, लेविस थ्योरी की बात करें, तो लेविस थ्योरी क्या है बताओ, लोन पेयर डोनेट करने वाले। लोन पेयर क्या करने वाले, डोनेट करने वाले। जो भी लोन पेयर डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं बताओ, वहां पर लेविस बेस होते हैं, ठीक है। दूसरा, प्रोटॉन जो एक्सेप्ट करते हैं, ब्रोस्टेड बेस उनको बोलते हैं अपन। ब्रोस्टेड लोरी की जो थ्योरी थी उसके अंदर ये था कि जो प्रोटॉन लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बताओ, प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो यहाँ पर क्या होंगे, लेविस बेस होंगे जो प्रोटॉन लेंगे, सॉरी ब्रोस्टेड बेस होंगे जो क्या करेंगे, प्रोटॉन लेंगे। और तीसरी थ्योरी आप जानते ही होंगे कि जो भी सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, यानी कि OH माइनस डोनर जो होंगे, तो वो भी क्या होंगे बताओ, लेविस सॉरी आरएनएस बेस होंगे। इनको क्या बोलेंगे अपन, आरएनएस। तो 3 थ्योरी अपने पास में, आरएनएस बेस जो वाटर सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। दूसरा, ब्रोस्टेड बेस जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। तीसरा, लेविस बेस जो कि लोन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है। ये अपनी लेविस जो बेस की 3 थ्योरी है मेन मेन। अब अपन आगे बात करते हैं कि अपन बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को कैसे देखेंगे कि भाई कौन कम बेसिक है, कौन ज्यादा बेसिक है, इसको चेक कैसे करेंगे, उनको अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को याद करें, इससे अच्छा मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है, उसको आप याद रख लीजिए और उसी से हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। देखिएगा क्या याद करना आपको, देखिएगा बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ प्रपोर्शनल टू, कौन कौन इसको बढ़ाएंगे कौन कौन घटाएंगे उनकी बात कर रहे हैं। प्रपोर्शनल टू 1/En। अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो क्या करेगा कि लोन पेयर को होल्ड करके रखेगा, मतलब लोन पेयर को डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा तो अच्छा बेस नहीं कहलाएगा फिर वो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसी तरह से अपन परसेंट एज कैरेक्टर की बात कर सकते हैं, ठीक है, कि परसेंट एज कैरेक्टर ज्यादा है तो वही बात आ गई कि नेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या आएगी, कम आएगी। अपन साइज से भी देख सकते हैं, एटॉमिक साइज पे भी डिपेंड करेगा कि किसी की एटॉमिक साइज अगर छोटी है, एटॉमिक साइज क्या है बताओ, छोटी है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या आएगी, ज्यादा आएगी। एटॉमिक साइज बड़ी है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या आएगी, कम आएगी। नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। चलो आगे बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कौन से वाले ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ को भी क्या करेंगे, वो बढ़ाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। दूसरा, अगला देखो प्लस एम इफेक्ट। तो प्लस एम भी क्या करता है कि डेंसिटी को बढ़ाता है, कुछ से दूर देता है इलेक्ट्रॉन तो उधर डेंसिटी बढ़ाएगा, तो वो डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो प्लस एम, इसी तरह से प्लस एच, प्लस आई, इन सब के क्या है बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डोनेटिंग ग्रुप, प्लस एम ग्रुप, प्लस आई एच ग्रुप, प्लस आई ग्रुप, ठीक है। और आगे देखिए अपन
तो इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है, उनके इन्वर्सली हो गया। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, खींचेंगे तो कहीं पर डेंसिटी कम करेंगे, डेंसिटी कम करेंगे तो वो आगे लोन पेयर देगा नहीं, तो ये क्या करेंगे बताओ, डेंसिटी को कम करेंगे। चलिए इस तरह से अपन -m लिख सकते हैं, -h लिख सकते हैं, ठीक है। -m वाला भी कम करेगा, -h वाला भी कम करेगा, और आगे चले अपन तो -i लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी का kb के वैल्यू मतलब बेस का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो प्रेसिजन क्या आएगी बताओ, ज्यादा आएगी, ठीक है। अगला कि 1/pkb, कई बार क्या होता है कि बेस बहुत ही वीक होते हैं तो केबी की बजाय पीकेबी कैलकुलेट करके रखते हैं उनका, ठीक है। तो पीकेबी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो कि केबी का जो नेगेटिव लॉगरिथम होता है तो उसकी ज्यादा होगी तो बेसिसिटी क्या आएगी बताओ, यहाँ पर कम आएगी। तो आप यही याद कर लीजिए, ठीक है। और इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे कैसे अप्लाई करना है वो अपन यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल से अपन सीख लेते हैं कि भाई ये कॉन्सेप्ट जो अपन कैसे अप्लाई करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालने के लिए, ठीक है। चलिए मैं इसको इलाज कर देता हूँ। देखिएगा एग्जांपल देखते हैं अपन। सबसे पहला एग्जांपल, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास है मिथाइलमाइन, ये इमाइन है मेरे पास। अब आप देखेंगे तो लोन पेयर सभी जगह पर है, ठीक है। देखिएगा आप, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, इसका मतलब तीनों के तीनों लेविस बेस बन सकते हैं, ठीक है। अब आपको तो ये बताना है कि भाई कौन जो वो ज्यादा अच्छा बेस है, कौन जो वो वीक बेस अपन उसको बोल सकते हैं। तो आप देखिएगा एक्चुअल में वो तो एसिड है। अब देखिए ध्यान से, ए बी और सी, ये लोन पेयर है sp3 हाइब्रिड नाइट्रोजन पर। ये लोन पेयर जो है वो ये है, आपको दिख रहा है यहाँ पर 1 2 और 3 sp2 हाइब्रिड पर, और वो जो लोन पेयर है वो sp हाइब्रिड पर है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि भाई s कैरेक्टर बढ़ रहा है, s कैरेक्टर बढ़े इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो आप क्या देखेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की या अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो नेचर है वो बढ़ेगी, तो उस कंडीशन में जो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पर अपन साफ ही कह सकते हैं कि ए सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। यहाँ पर अगर अपन ऑर्डर लिखें बेसिसिटी का तो सबसे स्ट्रॉन्ग ए हो गया, उसके बाद में बी, और सबसे वीक क्या हो गया बताओ, सी, अगर ऑर्डर अपन लिखें तो, ठीक है। एक्चुअल में सी हाइड्रोसाइनिक एसिड है। चलिए अपन आगे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखिएगा अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि ये मेरे पास है एनिलीन, एनिलीन, ठीक है। और ये मेरे पास है साइक्लोहेक्साइल अमाइन, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहूं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है, तो आप देखिएगा इसका लोन पेयर, ध्यान से देखिएगा, इसका लोन पेयर तो डीलोकलाइज होगा। ध्यान रखिएगा कि जब भी रेजोनेंस में लोन पेयर चला जाता है तो बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो जाती है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इसका लोन पेयर तो क्या होगा बताओ, डीलोकलाइज हो जाएगा, और उसका लोन पेयर क्या रहेगा, लोकलाइज लिख सकते हैं। ये तो क्या हो गया बताओ, डीलोकलाइज, ये तो हो गया अपना डीलोकलाइज, और ये वाला क्या है बताओ, लोकलाइज, ठीक है। इसका मतलब ये अगर लोकलाइज है इसका मतलब यही रहता है तो डोनेट करने के लिए ज्यादा अवेलेबल है, और ये डीलोकलाइज हो रहा है रिंग में, इसका मतलब ये कम अवेलेबल है, इसका मतलब ये कम बेसिक है, और ये क्या बताओ ज्यादा बेसिक है। चलो ठीक है, तीसरा एग्जांपल अपन देखते हैं यहाँ पर। देखिए एग्जांपल नंबर 3, एक तो मैंने लिया पायरिडीन, और एक मैंने लिया ये कंपाउंड। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर भी नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है,
और लोन पेयर इसके पास में है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, सेम है। तो ये भी यहाँ पर sp2 हाइब्रिड है और ये भी क्या है बताओ, sp2 हाइब्रिड है। अब देखो हाइड्रोजन तो सेम आ गया, ठीक है। अब कैसे चेक करें कि भाई कौन ज्यादा बेसिक है? तो आप देखिएगा, अगर रिंग में जो वो sp2 हाइब्रिड कार्बन की नंबर बढ़ती है तो इसका मतलब क्या होगा, रिंग की नेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। रिंग की नेगेटिविटी बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा नाइट्रोजन के पास में थोड़े कम होंगे, इनकी नेगेटिविटी बढ़ेगी तो ये अपने अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे। जैसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा खींच के रखेगा, ज्यादा खींच के रखेगा, इसके पास कम होगा तो उनको ज्यादा खींच के रखेगा, तो इसी कंडीशन में डोनेट करने के लिए कम अवेलेबल रहेगा। तो ध्यान रखिए कि अगर हाइब्रिडेशन सेम है तो देख लीजिए कि रिंग की नेगेटिविटी कैसी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोकलाइज तो ये भी है और ये भी क्या बताओ लोकलाइज, यहाँ पर हाइड्रोजन भी सेम है, दोनों ही लोकलाइज भी है। तो आप देख लेंगे कि भाई sp2 हाइब्रिड कार्बन की जो नंबर बढ़ती है तो नेगेटिविटी बढ़ती है, और नेगेटिविटी बढ़ती है तो बेसिक क्या होती है, कम होती है। तो जो है वो ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा, किससे बताओ, इससे, ठीक है। चलो अपन अगला एग्जाम्पल करते हैं। इसमें आप देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल, एक तो मैंने लिया पायरिडीन और एक मैंने लिया एनिलीन। देखने में लगभग एक जैसे दोनों दिखते हैं, ठीक है, लेकिन आपको बताया कि इसका लोन पेयर तो डीलोकलाइज होने वाला है और इसका लोन पेयर क्या रहेगा, लोकलाइज। देखो दोनों कंडीशन अलग अलग होगी, ये लोन पेयर क्या रहेगा बताओ, लोकलाइज। दोनों सेम दिखते हैं, ये लोन पेयर लोकलाइज रहेगा और ये लोन पेयर क्या रहेगा बताओ, डीलोकलाइज रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये डीलोकलाइज रह रहा है तो ये डोनेट करने के लिए अवेलेबल कम रहेगा, ये यहीं पर रह रहा है तो डोनेट करने के लिए अवेलेबल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ क्या आएगी, ज्यादा आएगी, उसकी क्या आएगी, कम आएगी। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें देखिएगा आप, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया एनिलीन और एक मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि दोनों ही कंपाउंड्स में लोन पेयर डीलोकलाइज है, यहाँ पर भी लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है और यहाँ पर भी लोन पेयर क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, दोनों में ही डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है। ये इस तरह से होगा, ठीक है। अब कौन ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है, इसको कैसे जब चेक करें। तो आप इसमें एक चीज देखेगा कि ये जो लोन पेयर है इसकी वजह से, इस लोन पेयर की वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिक है और यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, अगर ये नहीं है तो भी क्या है बताओ, ये एरोमेटिक है, बेंजीन। वैसे ही इसमें देखिएगा, देखा जाए तो साइक्लिक रिंग के ही गिनते हैं, उसके नहीं गिनते हैं। आप उसको पाई इलेक्ट्रॉन में जब एरोमेटिक कैरेक्टर चेक करेंगे तब इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही गिने जाएंगे। ध्यान रखिएगा, वो जो वो साइक्लिक सिस्टम का पार्ट नहीं है वो वाला, ठीक है। जब वो रेजोनेंस में आता है तभी पाई बॉन्ड इधर बनता है, साइक्लिक सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो एरोमेटिक सिटी देखेंगे अपन तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन गिनेंगे और वहां भी कितने बताओ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आप देखेंगे कि इसकी वजह से एरोमेटिक है। अगर मान लो ये कि ये बेसिक बिहेव करता है, समझो इसको एक बार, मान लो कि ये बेसिक बिहेव करता है, तो जैसे मान लो ये प्रोटॉन ले लेता है, इसने क्या किया बताओ, प्रोटॉन ले लिया, बेसिक बिहेव किया और उसने प्रोटॉन ले लिया, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि एरोमेटिक ही नहीं रहा, प्रोटॉन लेने के बाद क्या नहीं रहा बताओ, ये एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि अभी जो है उसके पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही है, यहाँ पर कितने थे बताओ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एरोमेटिसिटी के लिए क्या था बताओ, कि वहां पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन इन साइक्लिक सिस्टम, ठीक है, एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, इसमें n की वैल्यू जो है वो हो सकती थी 0 1 2 3 4 ऐसे हो सकती थी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एरोमेटिसिटी में आएगा ये, और यहाँ पर ये नहीं है। तो बेसिक बिहेव करने में तो एरोमेटिसिटी जा रही है जो कि स्टेबिलिटी देती है इसको, ठीक है। तो क्यों ये बेसिक बिहेव करेगा, तो ये यहाँ पर कम बेसिक हो गया और ये क्या हो गया बताओ, ज्यादा बेसिक हो गया। तो ऐसे एग्जांपल्स में बिल्कुल खास ध्यान रखिए, ठीक है। अगर किसी की एरोमेटिसिटी जा रही है तो वो उधर नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। चलो आगे बात करते हैं। अब देखिए अपन एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स को। जैसे मैंने एक तो ये ले लिया, यहाँ पर ये लोन पेयर है, ठीक है।
एक मैंने ये ले लिया, ठीक है। एक मैंने अभी भी मैंने बताया आपको, ये वाला ही ले लेते हैं, चलो। एक मैंने ये वाला ले लिया, एक मैंने एलेनिन ले लिया, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर जो हो क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पर तो इसको मिला के ए बी सी और ये डी। देखिएगा यहाँ पर जो लोन पेयर है वो पूरी तरह से लोकलाइज है, ठीक है। और ये sp3 हाइब्रिड भी है, ये क्या बताओ sp3 हाइब्रिड है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे बी में तो लोन पेयर लोकलाइज तो है, और ये क्या है बताओ sp2 हाइब्रिड है, ठीक है। और यहाँ पर जो वो लोन पेयर जो हो डी लोकलाइज है, डी लोकलाइज है, तो यहाँ पर एक देखो एक एच भी है, ध्यान रखिएगा इसका भी। तो ये sp2 हाइब्रिड है, लोन पेयर तो डी लोकलाइज हो रहा है sp2, और ये वाला भी क्या है बताओ sp2 हाइब्रिड है। तो आप खुद देख लीजिए कि ये तीनों तो sp2 है और ये क्या है sp3 है, तो एक की जो है वो ज्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ, एक की क्या होगी ज्यादा होगी। अब उन तीनों में अपन चेक करते हैं, तो आपको बता दूं कि ये एरोमेटिक एडर खोदेगा तो सी की क्या होगी बताओ सबसे कम होगी, सी क्या होगी सबसे कम। अब आप देखें कि इसमें और उसमें, तो इस वाले का जो लोन पेयर है वो लोकलाइज है, उसका क्या बताओ डी लोकलाइज है, ध्यान रखिएगा उसका डी लोकलाइज है, इसका क्या बताओ लोकलाइज है। तो सीधी सी बात है लोकलाइज है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या आएगी ज्यादा आएगी, उसके बाद में डी, उसके बाद में सी, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते हुए चलिए, चलो अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब अपन क्या करते हैं कुछ एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं, कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स। तो नया अपन लेते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन एंड इट्स सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो देखिएगा आप बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन एंड सब्स्टिट्यूएंट्स, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये तो एनिलीन है, ठीक है। और इसके अंदर आप देखिएगा कि मैं कोई सब्स्टिट्यूएंट्स में जोड़ता हूँ, जैसे मान लीजिए पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैंने जोड़ा एक CH3, पैराटोलुडीन बोल सकते हैं आप इसको, और ये मैंने लिया CD3, ये मैंने लिया CT3, और एक मैंने ले लिया एनिलीन ही। अब देखिए ध्यान से, मैंने से पूछा कि भाई बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा A B C और D। अब देखिए इसमें इसमें प्लस एच इफेक्ट है, कौन सा बताओ प्लस एच। ये भी ध्यान रखिएगा प्लस एच हो या प्लस एम हो, माइनस एच माइनस एम हो, ये ऑर्थो पैरा से लगते हैं, मेटा से कभी भी नहीं लगते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से कि प्लस एच इफेक्ट यहाँ पर है, इसका प्लस एच है, यहाँ भी प्लस एच है, तीनों जगह प्लस एच है, ठीक है। और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो प्लस एच में तो क्या करेंगे पैरा पर डेंसिटी बढ़ाएंगे, डेंसिटी बढ़ाएंगे इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि बेसिसिटी क्या होगी बढ़ेगी, इसका मतलब इससे तो ज्यादा बेसिक हो गए वो, ठीक है। अब उनकी अपन बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से डेंसिटी बढ़ रही है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ मैं आपको कि हाइपर कॉन्जुगेशन में जब देखें अपन, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे हाइपर कॉन्जुगेशन कब होता है, तो इसको ऐसे देखो कब होता है, और डीप में चलते हैं, कब होता है जब सी एच का बॉन्ड टूटता है, कौन टूटता है बताओ सी एच का बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तो सी एच के बॉन्ड की अपन बात करें तो एक तो सी एच बॉन्ड टूटे तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो, इसमें सी डी बॉन्ड टूटे तो हो, इसमें सी टी बॉन्ड टूटे तो हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं बॉन्ड एनर्जी, सबसे कम सी एच बॉन्ड की एनर्जी है, उसके बाद में ज्यादा है, इसकी क्या है बताओ ज्यादा, इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन में ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, तो इसका मतलब इसमें सबसे अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये डेंसिटी सबसे ज्यादा यहाँ पर बढ़ाएगा, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया बी। हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर जो ये होगा एच इफेक्ट की अगर बात करें तो CH3 का ज्यादा आएगा, उसके बाद में CD3 आएगा, उसके बाद में सबसे कम किसका आएगा CT3 का आएगा। और इसमें प्लस आई इफेक्ट की भी बात करें तो बिल्कुल उल्टा ऑर्डर आता है, प्लस आई इफेक्ट में CH3 से ज्यादा आता है किसका CD3 का, उससे ज्यादा किसका आता है CT3 का, ठीक है। ड्यूट्रियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के ही आइसोटोप। चलो अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया बी, ठीक है। वो कुछ ना कुछ बढ़ा ही रहे हैं, उसके बाद में कौन आएगा बताओ सी, उसके बाद में कौन आएगा डी, और सबसे कम बेसिक कौन आएगा ए, क्योंकि यहाँ पर कोई डेंसिटी बढ़ा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर आ गया, एक तो अपन ने ये देखा, चलो अपन और एग्जांपल देखते हैं।
दूसरा अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया ये एनिलीन, यहाँ मैंने लिया ऑर्थोटोलोडीन, ये मैंने लिया यहाँ पर मेटाटोलोडीन, ये मैंने लिया पैराटोलोडीन, पैराटोलोडीन। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें एक मैंने ले लिया एनिलीन और पूछ लिया आपसे कि भाई बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो यहां से देखिएगा यहाँ पर क्या होगा कि जब भी ऑर्थो पोजीशन पर, एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं अपन यहाँ पर, जब भी ऑर्थो पोजीशन पर कोई बल्की ग्रुप जुड़ा होगा, मतलब बड़ा ग्रुप जुड़ा होगा, तो वो क्या करेगा कि इसको लोन पेयर देने में या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने में क्या करेगा बताओ, स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करेगा। ठीक है, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करेगा, तो इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। ठीक है, कि प्रोटोनेशन में स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा कर रहा है। ठीक है, उससे क्या होगा कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। तो अब आप देखिए इसके अंदर कि सबसे पहले तो ये कि इसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए, अपन इस शिफ्ट इफेक्ट को पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट इफेक्ट देखो क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये अपने पास में एनिलीन, पहली बात तो ये शिफ्ट इफेक्ट जो है वो सिर्फ एनिलीन में ही अप्लाई करेंगे। शिफ्ट इफेक्ट सिर्फ कहाँ अप्लाई करेंगे, ओनली फॉर एनिलीन। ठीक है, तो ये एनिलीन हुआ। अगर एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी बल्की ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, कोई भी बल्की ग्रुप यानी कि बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि प्रोटोनेशन में जो रुकावट पैदा करेगा और इसको बेसिक नहीं होने देगा, मतलब वो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। ठीक है, इससे बेसिसिटी कम हो जाएगी। अब कौन कौन से ग्रुप को बल्कि मानना है और कौन को बल्कि नहीं मानना है, तो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा इनको। जो बल्कि ग्रुप है मेरे, बल्कि ग्रुप्स वो कौन कौन से हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, SO3H, एमाइड ग्रुप, है ना, एमाइड की तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, सारे एल्काइल ग्रुप, है ना, चाहे वो इथाइल हो, मिथाइल हो, ये सब मिथाइल, इथाइल, ये सारे अल्काइल ग्रुप को बल्कि मानेंगे। NO2 ग्रुप को बल्कि मानेंगे। Cl, Br, I, इनको भी आप क्या मानेंगे, बल्कि ग्रुप्स मानेंगे। ठीक है, किनको बल्कि नहीं मानेंगे, तो अगर H है वहां पर D है, E है, F है, Cn ग्रुप है। ठीक है, और आपका आ जाएगा OH ग्रुप है, OCH3 ग्रुप है, इसको भी अपन बल्कि ग्रुप नहीं मानेंगे, OCH3 को भी। NH2 ग्रुप है, इसको भी बल्कि नहीं मानेंगे। ठीक है, तो वो नॉन बल्कि ग्रुप हो गए, ये तो क्या हो गए, नॉन बल्कि ग्रुप, ये तो हो गए अपने नॉन बल्कि ग्रुप, और ये सब क्या हो गए बताओ, आपके बल्कि ग्रुप। ठीक है, तो ये बल्कि ग्रुप यानी कि बड़े ग्रुप जब भी ऑर्थो पोजीशन पर आएंगे तो ये क्या करेंगे कि प्रोटॉन को डोनेट करने में अपनी रुकावट पैदा करेंगे। ठीक है, यानी कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, उससे क्या होगा, बेसिसिटी कम हो जाएगी। चलो ठीक है, ये अपन देखा कि भाई शिफ्ट इफेक्ट क्या है, जो बेसिसिटी को घटाता है। तो देखिएगा अब इसमें देखा आपने कि भाई इसमें तो कौन सा आ रहा है बताओ, शिफ्ट इफेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, और ये मेटाबल है, ये इसमें कोई भी शिफ्ट इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर कौन सा इफेक्ट है बताओ, प्लस H, इसमें कौन सा है, ओनली प्लस I, इसमें शिफ्ट इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, प्लस H भी है इसका। ठीक है, लेकिन शिफ्ट की वजह से कम हो जाएगा ये, तो इसको मैं A नाम देता हूँ, ये B है मेरा, ये C है और ये D है। ठीक है, यहाँ प्लस H आ रहा है और यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। तो आप देखिए सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया, C, क्योंकि प्लस H से डेंसिटी बढ़ जाएगी और H इफेक्ट जो है I इफेक्ट से क्या होता है, ज्यादा। I तो यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ज्यादा बेसिक कौन हो गया, C। अब C के बाद में किसका नंबर आएगा, ये तो कम हो जाएगा। ठीक है, आपको बताया कि तो कम होगी इसकी, तो अब C के बाद में किसका नंबर आएगा, B का, जो कम से कम प्लस I इफेक्ट तो है ही यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया B। उसके बाद में A और D में, तो A में इतनी कम हो जाती है इस इफेक्ट की वजह से कि वो तो D है ना, उससे भी कम बेसिक होता है ये आ गया D, और सबसे कम कौन आ गया बताओ, A। तो इसको भी आप क्लियरली समझ लीजिएगा। चलो आज हम और एग्जांपल लेते हैं अपन इसमें, अच्छे से और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, शिफ्ट इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट को तो ओवरकम कर जाता है, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट को ओवरकम नहीं कर पाएगा। ये बड़ा कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। देखिए मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एनिलीन है,
और मैं यहाँ पर अलग जोड़ता हूँ, यहाँ पर ऑर्थो पे मैंने मिथोक्सी जोड़ा, पैरा पर जोड़ा सॉरी, और ये मैंने यहाँ पर ऑर्थो पे जोड़ा मिथोक्सी, ठीक है, बल्कि ग्रुप है ये, और ये मैंने यहाँ पर जो है वो मेटा पर जोड़ा, और ये मैंने एक एनिलीन रहने दिया, ठीक है। अब देखिएगा ए बी सी और डी। अब देखो इसमें कौन सा इफेक्ट है बताओ, प्लस एम, ठीक है, इसमें भी कौन सा है बताओ, प्लस एम, और साथ में क्या है बताओ, सिप, सिप भी है और प्लस एम भी है। यहाँ पर क्या है बताओ, माइनस आई, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई, और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो माइनस आई है, तो माइनस आई में तो क्या करेगा, डेंसिटी को कम करेगा, ठीक है। चलो, प्लस एम में डेंसिटी बढ़ा रहा है, यहाँ प्लस एम में बढ़ा रहा है, तो देखो यहाँ सिर्फ इफेक्ट है लेकिन यहाँ सिर्फ इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब ए क्या होगा, सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। अब आप इनके अंदर देखिए, ये तो कम कर रहा है, ठीक है, और मैंने क्या कहा कि प्लस एम को ओवरकम नहीं करेगा, इसका मतलब प्लस एम में ये बढ़ा ही देगा, ठीक है। देखो बिना प्लस एम वाला जो लिया था ना अपन ने, तो ये क्या कर दिया था, कम कर दिया था, और एनिलीन से भी कम बेसिक हो गया था वो ऑर्थोटोलोडीन जो था, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ए के बाद में कौन आएगा बताओ, डी, सॉरी बी, उसके बाद में कौन आएगा, डी, उसके बाद में कौन आएगा, सी, क्योंकि माइनस आई से ही कम कर रहा है, तो ये सी से कम बेसिक हो गया, उसमें कोई कम नहीं कर रहा, तो ये सी ज्यादा आएगा, और यहाँ पर सिर्फ इफेक्ट प्लस एम को और कम नहीं कर पा रहा, तो प्लस एम का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, तो ये जो ज्यादा बेसिक हो गया, और यहाँ पर ओनली प्लस एम दिख रहा है आपको, माइनस आई तो दूर है, इससे थोड़ा सा कम, बहुत ही कम लगेगा, नेग्लिजिबल होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर ए सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। चलो अपन आगे कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा एक जनरल ऑर्डर लिख लेते हैं अपन बेसिसिटी का, एक जनरल ऑर्डर ले लेते हैं बेसिसिटी का, ठीक है। देखिएगा एक तो मैंने लिया ये गुआनिडीन, गुआनिडीन, ठीक है, एक मैंने ये लिया इसी के जैसा कंपाउंड, यहाँ इस बार मैं CH जोड़ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, और एक मैंने लिया ये कोई भी अमाइन लिया मैंने RNS2, ठीक है, एक मैंने लिया ये एनिलीन, एनिलीन लिया, ठीक है, और एक मैंने लिया ये एमाइड, कई बार इनकी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, ये वाला, ठीक है। ये बेसिक क्यों होगा, आप तो देख लो, आप ये देखो लोन पेयर यहाँ पर है और ये लोन पेयर यहाँ पर है, ठीक है। रेजोनेंस हो या नहीं हो, ये लोन पेयर तो कहीं भी नहीं जाता, ये लोन पेयर तो कहीं भी नहीं जाता, डिलोकलाइज है ही नहीं ये लोन पेयर, ठीक है। और यहाँ देखिएगा आप यहाँ पे NH, ठीक है, इसमें मैंने NH2 लिया था, इधर गलती से लिख दिया ये NH2, ठीक है। तो यहाँ पर तीन तीन बेसिक ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, आप खुद देख लीजिए, तीन तीन यहाँ पर क्या है बताओ, बेसिक ग्रुप मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो दो बेसिक ग्रुप है और एक क्या है बताओ, यहाँ पर CH3 मौजूद है, तो इससे क्या होगा, ये ज्यादा बेसिक होगा। इसके बाद में अगला ऑर्डर है कि एमाइन, एमाइन इनसे क्या होंगे, दोनों से कम बेसिक होंगे। उसके बाद में एनिलीन लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा है, वहां पर भी जा रहा है लोन पेयर कॉन्जुगेशन में, तो उसके बाद में सबसे कम बेसिक क्या होगा, ये एमाइड होगा। तो इस इंपॉर्टेंट ऑर्डर को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन बताया मैंने आपको कि किसी में अगर एरोमेटिक रिएक्टर जा रहे हैं लोन पेयर देने से, तो वो लोन पेयर देगा नहीं, वो कम बेसिक हो जाएगा, उसका भी खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पर कहीं पर चेक करना पड़ जाए, तो एरोमेटिक जो कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद में नॉन एरोमेटिक, उसके बाद में एंटी एरोमेटिक। तो ये क्या होते हैं, इनको अपन आगे किसी लेक्चर में पढ़ेंगे कि एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी और ये एंटी एरोमेटिसिटी क्या होती है, ये सब अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपन यही खत्म करते हैं, और अभी एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस चलता रहेगा, इसका सेकंड पार्ट अपन आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।